और सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों को अब ये जानना चाहिए कि डोपामिन की नजर रखनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। भाई क्या कर रहे हो वो तो ठीक है, वो तो कई लोग बता देंगे, लेकिन जब आप एक टॉपर से जानोगे क्या नहीं करना है, तो आपको कहीं ना कहीं एक फालतू का टाइम वेस्ट हो रहा है आपका, या आपका एक गैप आ रहा है, डिस्ट्रेस हो रहे हैं, इनसे बहुत बचाएगा से प्रिपरेशन। एक जनरल क्वेश्चन है मैम, रिवीजन की बात है। मुझे लगता है कि अभी जो भी बच्चे वीडियो देख रहे होंगे यूपीएससी के, 99% में डाउट है कि रिवीजन करें कब, कि कभी उन्होंने हिस्ट्री पढ़ा और हिस्ट्री के बाद में इकोनॉमी स्टार्ट करे, दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करे, वो भूल गए पीछे। हाँ। तो क्या कोई गैप आपने कोई एक ऐसा गैप फॉलो किया है कि कितने दिनों बाद हमें रिवीजन करना चाहिए? हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। तो हमारे साथ है मीनाक्षी मैम, जिनका यूपीएससी में 444 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। तो आज हम मैम से डिस्कस करेंगे डू एंड डोंट्स यूपीएससी में, और साथ ही हमारे साथ है दीपक सर, और जो भी हिस्ट्री पढ़ाते हैं पाथफाइंडर पे। तो आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि डू एंड डोंट्स क्या रखने चाहिए, जिससे कि प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो और आपको छोटे छोटे पॉइंट्स भी पता हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं नेसेसरी, जिससे कि जो प्रिपरेशन के लिए ज़रूरत नहीं होती है और इनसे उनका टाइम वेस्ट भी होते हैं। सो चलिए डिस्कस करें। ओके, सो मैम, जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी होगी तो आपको जनरली पता नहीं होगा कि क्या करना है कैसे करना है। तो जनरली आप भी काफ़ी कंफ्यूज हुए होंगे कई बार कि ये मैंने क्या कर लिया, ये तो मेरे काम का ही नहीं है और मुझे इसको नहीं करना चाहिए था, बाद में रिग्रेट फील होता है। तो कुछ इस तरीके से आप डिस्कस करिए कि डू एंड डोंट्स, पहले चाहे आप डू कर सकते हैं और या फिर डोंट्स। So certainly for UPSC preparation there are certain do's and don'ts. So I would focus first on do's. So I have prepared 10 do's and 5 don'ts. Okay. So I'll start with the do's. So the very first do's is कि stick to the syllabus. जैसे मैं अपने टाइम पे जब मैं आई थी तो मेरे पास गाइडेंस की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो उस टाइम पे मुझे सिलेबस की उतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं पता थी। बट लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि एवरीथिंग यू कैन ट्रैक योर प्रिपरेशन विद द हेल्प ऑफ सिलेबस, और PYQs ये सब भी जो है सिलेबस की हेल्प से उनका एक एक टॉपिक लेके काफ़ी अच्छे से कवर किया जा सकता है। जनरली सिलेबस हम जो यूपीएससी का ऑफिशियल है उसको प्रेफर करें या फिर डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा माइक्रो डिटेलिंग भी दी जाती है वो कर? आई थिंक यू शुड टेक द जो यूपीएससी का जो प्रिस्क्राइब्ड वाला सिलेबस है उसको लेना ज़्यादा अच्छा है। फिर उससे मे बी व्हाट यू कैन डू इज़ कि अगर माइक्रो डिटेलिंग पे जाना है तो शायद PYQs हेल्प करेंगे उस केस में। कि अगर इंटरनल सिक्योरिटी है तो उसमें क्या क्या टॉपिक्स होंगे और किस हद तक पढ़ना है उस टॉपिक को, तो दैट विल बी कवर्ड फ्रॉम PYQs। राइट। सो जैसे सिलेबस को कवर करने की बात आपने कही है, तो सिलेबस क्या हम जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं पीछे से स्टार्ट कर देते हैं, या फिर कुछ टॉपिक्स वाइज कि हम ये टॉपिक कर लेते हैं, कुछ लोग स्टार्टिंग से ही उठाते हैं वैसे करते हैं, तो कैसे करना चाहिए? जैसे मैंने किया था तो मुझे सिलेबस की इंपॉर्टेंस बहुत लेट समझ आई। बट क्या कर सकते हैं कि सिलेबस का एक एक टॉपिक उठाओ, जैसे कि सिलेबस इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल सब्जेक्ट्स लाइक ज्योग्राफी, इंटरनल सिक्योरिटी, सोसाइटी, सोशल इश्यूज़ जो हैं। तो उसमें जैसे आज हमने पकड़ लिया सोसाइटी, फिर सोसाइटी के क्या क्या टॉपिक्स हैं उसको टॉपिक वाइज कवर करें, देन स्विच टू नेक्स्ट सब्जेक्ट। तो मैं सब्जेक्ट वाइज करती थी। सो पूरे सिलेबस में फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा यूपीएससी में आपका? फेवरेट सब्जेक्ट आई थिंक वाज सोसाइटी। सोसाइटी? सोसाइटी आई थिंक ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ा हुआ, वो जो देख रहे हैं वो सीजन हो गया। वो ऐसा लगता है कि उससे हो जाता है, बट उसका एडवांटेज ये है कि अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो कुछ एक जनरल तो आप लिख ही सकते हो आंसर। लेकिन अगर उसमें बहुत स्पेसिफिक डिटेलिंग चाहिए या फिर मार्क्स स्कोर करना है तो फिर उसके लिए फिर कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और परफेक्ट एग्जाम्पल्स। तो लेकिन सो जनरली सर स्टूडेंट्स मेंस की तैयारी कैसे करें या फिर कैसे करनी चाहिए, उनको बेस्ट टीचर कहाँ पे मिलेंगे, इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। एक्चुअल में क्या है कि मेंस की जो तैयारी है जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें एक आंसर राइटिंग बहुत मैटर करता है। तो अगर देखेंगे तो जो बच्चे घर में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, दूर के इलाकों में रह रहे हैं, वो बच्चे आखिर कैसे इंडिया के उन टॉप एजुकेटर्स के अंडर में तैयारी कर पाएँ जो उन्हें मेंस में आंसर राइटिंग कराएं। तो इसके लिए हम लोग लेकर आ रहे हैं बोथ बैच। एक्चुअल में क्या है, बैच हमारे हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अलग अलग हैं। जो एक मेरा इंग्लिश का बैच है जिसमें हम कंटेंट में इंग्लिश रखते हैं और पढ़ाते हिंदी में है, और एक जो है प्योर हिंदी है। तो जो हमारा इंग्लिश बैच है वो उड़ान है, और जो हमारा हिंदी बैच है वो है बोध। इन दोनों बैच में हमारा फोकस क्या हो रहा है, हम 900+ लाइव आवर्स पढ़ा रहे हैं जो कि कहीं पे लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। इसके साथ में हमारे साथ में टॉपर हैं, अगर आप देखेंगे तो हमारे इंग्लिश मीडियम में डॉक्टर आदित्य शर्मा, ऑल इंडिया रैंक 70,
उनकी स्ट्रेटजी मिल रही है बच्चों को कि हाउ टू राइट द आंसर, क्योंकि डॉक्टर आदित्य शर्मा जो हैं वो टॉप 5 में अगर देखेंगे जीएस में, जो अगर आप देखेंगे आंसर राइटिंग में, हाँ मार्क्स में टॉप 5 में एक हिसाब से। और उसके साथ में गगन सिंह मीना जी जो हिंदी में टॉपर है 120 रैंक, वो हमारे साथ में बोर्ड बैच में है, जो बच्चों को स्ट्रेटजी रणनीति बताएंगे। तो ये सारी चीजें हम लाइव आंसर राइटिंग फोकस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चा अगर आंसर लिख रहा है तो खुद से प्रैक्टिस करता है, लेकिन हमारे यहाँ टीचर सामने आंसर लिखता है, तो लाइव आंसर राइटिंग और नोट्स मेकिंग पे भी हमारा यहाँ पे फोकस है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे दे रहे हैं। मेंटोरशिप दे रहे हैं, जो बच्चे प्रीलिम्स निकालेंगे उनको मेंटोरशिप दे रहे हैं। पूरा हॉलिस्टिक सिलेबस का कवरेज जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है। ये बैच इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल इसलिए है क्योंकि इतनी सारी खूबी के साथ में, टॉपर्स की स्ट्रेटजी के साथ में, ये केवल अवेलेबल है 7999 में। ओके ग्रेट सर, ये तो काफी अफोर्डेबल है और हर स्टूडेंट इजीली अफोर्ड कर सकता है। ओके सो फ्रेंड्स, अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, फिर सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ आप एक फॉर्म भी उसको भी भर सकते हैं, जिससे कि आपको और डिटेल में इंक्वायरी मिल सके अबाउट दी कोर्स। और साथ ही साथ डिस्काउंट के लिए स्टूडेंटों कोड जरूर यूज़ करें। जनरल क्वेश्चन ये भी है कि यूपीएससी का जो सिलेबस है Yes. वो फुल डिटेल में नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे मॉडल हिस्ट्री का सिलेबस है तो उन्होंने दे रखा है कि इंडियन फ्रीडम मूवमेंट फ्रॉम 1857 टू 1957। Exactly. और क्वेश्चन दे आस्क बिफोर द 1857। तो इन चीज़ों पे कैसे ध्यान देते हैं आप, जैसे आपने जब तैयारी की तो? एग्जैक्टली सर, ये कन्फ्यूजन मुझे भी था, क्योंकि अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो ऐसा लगता है ये तो बहुत कम सिलेबस है, फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम हियर टू हियर। तो वो टाइम पीरियड उन्होंने दे दिया है लेकिन स्पेसिफाई नहीं किया है। तो वो आई थिंक उसका नॉलेज आपको मिलेगा PYQ से ही, कि वो कहाँ से मांग रहा है। और आप स्ट्रैटेजी भी अगर देखोगे टॉपर्स की, तो दे विल सजेस्ट कि जैसे स्पेक्ट्रम हो गई मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, विच इज़ मोर देन सफिशिएंट। फिर उसके आगे जो भी क्वेश्चन आता है वो सारे ही टॉपर्स के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, सारे कैंडिडेट्स उसको एक ही तरीके से फेस करते हैं। सही कह रहे हैं, सबके लिए क्या है कि कॉमन है कि सबको फेस करना पड़ेगा, सबको ही फेस करना। ऐसा नहीं लेना है आपको, पूरी बुक जो PYQ है और सारा सिलेबस दोनों को लेके चलना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने जैसा कि आपने देखा कि PYQ जो है वो इम्पोर्टेंट है, आपने बताया, लेकिन एक सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों के सामने ये है कि अगर वो PYQ फॉलो कर रहे हैं तो GS में तो हेल्प करेगा, बट करंट का क्या? क्योंकि करंट तो बहुत ज़्यादा डायनेमिक होता जा रहा है, तो उसमें कैसे बच्चे कैसे PYQ से तो हेल्प नहीं मिलेगी, तो अप्रोच क्या रखे बच्चे? एज आई मेंशन बिफोर ऑल्सो कि जो पेपर होता है इज़ अ रिलेटिव एग्जाम, उसमें आपको हाईएस्ट स्कोर करना है, यू शुड स्कोर बेटर देन द अदर कैंडिडेट्स। तो उसमें क्या है कि स्टैटिक को तो एटलीस्ट आप अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। तो अगर स्टैटिक और करंट अफेयर्स की मैं बात करूँ, PYQs विल डेफिनेटली हेल्प यू इन स्टैटिक पोर्शन। और कितने बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, जैसे इस बार इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम आया था आई थिंक GS3 में, तो वो भी 2019 या 18 का क्वेश्चन है। उसके अलावा अगर करंट अफेयर्स की मैं बात करूँ तो आई थिंक उसके लिए क्या है कि उसमें PYQ से शायद उतना हेल्प ना मिले, क्योंकि वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। तो उसमें क्या है कि उस पर तो रिवीजन ही करते रहो, एंड फिर जितने अच्छे से आप वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो पेपर में वही करेगा। लेकिन PYQ से ना सिर्फ आपको आइडिया मिल जाएगा करंट अफेयर्स में कि नॉलेज होगा ट्रेंड क्या आ रहा है। हाँ, ट्रेंड का नॉलेज कि जैसे कि UPSC का फोकस अगर मैं इन्वायरमेंट में बात करूँ तो IUCN स्टेटस पे रहता है, उनके कौन कौन से किस एरिया की बर्ड्स हो जो है उनका नेटिव है, या फिर रिपोर्ट्स क्या क्या है, तो इस तरफ फोकस ज़्यादा है। एक आइडिया लग जाएगा कि ट्रेंड क्या है। ओके, एक और चीज़ मैम कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि जैसे मार्केट में जो बुक PYQ की, चाहे हम प्रीलिम्स की बात करें या फिर मेंस के लिए, तो उसमें 28 ईयर 26 ईयर, तो एवरेज कितने ईयर के करने चाहिए कि इतने ईयर की कर लो तो सफिशिएंट है? और ऐसे करने को तो फिर UPSC को काफ़ी साल हो गए एग्ज़ाम कंडक्ट करते करते। अच्छा, वेल व्हेन आई प्रिपेयर्ड इन माय अटेम्प्ट्स, तो मैंने प्रीलिम्स के लिए आई टुक पास्ट ईयर पेपर्स फ्रॉम फॉर 20 ईयर्स, पास्ट 20 ईयर्स के मैंने लिए। और 2020 से, क्योंकि वो प्रीलिम्स का पेपर ऐसा है कि आप हर दिन एक एक अटेम्प्ट करोगे तो वो 20 दिन में हो जाएगा। तो आप प्रीलिम्स के लिए यू कैन गो लाइक दिस। मेंस के ऐसे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके पास, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करती थी कि जैसे मैं एक वीडियो में बात भी कर रही थी कि मेंस की कुछ ही डायमेंशंस हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन क्या है, फिर बॉडी क्या है, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स, देन वे फॉरवर्ड, और कुछ ऐसी स्कीम्स। तो मैं क्या करती थी कि मैं क्वेश्चंस पढ़ लेती थी। कितने बार ऐसा लगता था कि क्वेश्चन एक जैसे ही है हर बार, मतलब ऐसा लगता था। तो कितने बार तो मैं ऐसा करती थी कि आंसर्स लिखने की जगह माइंड में ही वो स्ट्रक्चरिंग कर लेती थी कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इस पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं उसको माइंड में ही सोचती थी कि इसको ऐसे अटेम्प्ट करूँगी, ऐसे कर सकती हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाते हैं मेरे। ओके, आगे क्या पॉइंट होंगे मैम?
आगे सो माय थर्ड पॉइंट इज कि रिविजन इज द की. मुझे लगता है कि अगर आप पढ़ते रह रहे हैं विदाउट एनी रिविजन, सो इट्स गोना गिव यू नो आउटकम. और उसमें वही होगा कि आपके बार अटेम्प्ट से बढ़ते जाएंगे. तो रिविजन इज अ वेरी की थिंग इन यूपीएससी प्रिपरेशन. एक जनरल क्वेश्चन है मैम, रिवीजन की बात है, मुझे लगता है कि अभी जो भी बच्चे वीडियो देख रहे होंगे यूपीएससी के, 99% में डाउट है कि रिवीजन करे कब. कि कभी उन्होंने हिस्ट्री पढ़ा, पर हिस्ट्री के बाद में इकोनॉमी स्टार्ट करे, दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करे, वो भूल गए पीछे. हाँ. तो क्या कोई गैप आपने कोई एक ऐसा गैप फॉलो किया है कि कितने दिनों बाद हमें रिवीजन करना चाहिए? इसमें क्या है सर कि हर किसी की ना अपनी अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजीज रहती है. तो मेरे लिए क्या होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रिटेन कर पा रही हूँ कुछ भी चीज़ जो है. तो बट स्टिल फिर मुझे लेटर ऑन रियलाइज़ हुआ कि ये सिर्फ मुझे लगता है ऐसा. जब मैं पेपर करने बैठती थी तो मुझे एक्चुअल में वो याद नहीं रहता था. फिर मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंट रिविजन देना स्टार्ट कर दिया. तो जैसे लेट्स से अगर मैंने इस वीक बोला कि मैं इकोनॉमी पढ़ूँगी, लास्ट वीक मैंने हिस्ट्री पढ़ा, तो एट द एंड ऑफ द डे जैसे अगर आप डेली रूटीन भी बना रहे हो तो उसमें एक टाइम रिवीजन का रहता था. तो उस रिवीजन में मैं उस रिवीजन को उठाती थी जो मैंने काफ़ी टाइम से नहीं किया है. जैसे प्रोबेबली माई रिवीजन स्ट्रैटेजी वुड बी कि मैं आज पढ़ रही हूँ अगर इकोनॉमी, तो कल के रिवीजन वाले टाइम स्केड्यूल में आई विल रिवाइज इकोनॉमी अगेन. फिर उसके बाद इन द नेक्स्ट वीक आई विल रिवाइज इकोनॉमी अगेन. तो मेरा ड्यूरेशन रहता था कि कल पढ़ो, फिर 2 दिन बाद करो, देन रिवाइज इट इन द नेक्स्ट वीक्स जो भी स्केड्यूल है उसमें. एक आपको फॉलो करना है रिवीजन के लिए, डेली एक शेड्यूल आपको बना के रखना. हाँ, जैसे सुबह कर लो या तो 6 to 7 या 7 to 8 जब भी आप उठते हो उस टाइम पे माइंड फ्रेश रहता है. कितना हेल्प करता है रिवीजन? शॉर्ट नोट्स आर वेरी यूजफुल. मैं अगर आपको बता दूँ तो मैं क्या करती थी कि मुझे कहीं से भी कोई पॉइंट मिल जाएगा स्टैटिक या फिर करंट अफेयर्स का, तो मैं उसको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में जो मुझे समझ आ रहा है अपने फ़ोन में, जैसे एवर नोट ऐप आता है तो उसमें मैं लिख लेती थी. वो सब मिक्सड रहते थे और उस पर मैं लिखते लिखते कहीं पे भी चल रही हूँ, लेट्स से आई एम ट्रैवलिंग टू सम प्लेस, और जैसे अभी दिल्ली में जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो मेट्रो से ट्रैवल करते होंगे, तो वो शॉर्ट नोट्स ऐसे मेरे पास मेंस के लिए जैसे मैंने बनाए थे, तो उसमें डेटा याद करना बहुत आसान हो जाता था उससे. बार बार उन्हीं नोट्स को देखते रहोगे तो यू ईजिली आपको एक माइंड में सेट हो जाएगा होंगे आपके पास में. हाँ. और आंसर राइटिंग करते समय डेटा आपके साथ में कहीं साथ देंगे. हाँ, आई यूज टू वेस्ट नो टाइम. मैं आई एम टेलिंग यू कि मैं सुबह भी अगर इफ आई एम गोइंग टू वॉशरूम तब भी मैं उन नोट्स को लेके जाती थी और आई यूज टू कीप रिवाइजिंग देम. तो ये रहता था शॉर्ट नोट्स. सो द फोर्थ डूज इज अटेम्प्ट एज मेनी मॉक्स एज पॉसिबल, क्योंकि मॉक्स जो होते हैं वो आपको करंट ट्रेंड में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि करंट अफेयर्स का कैसे करें, तो दैट विल बी कवर्ड फ्रॉम मॉक्स. तो तो यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन तो मेरे माइंड में फिर आ रहा है, क्योंकि क्या है कि कंफ्यूजन बच्चों को, यूपीएससी में तो कंफ्यूजन हर जगह, जब आप अभी तक और यहाँ तो बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि सभी की राय अलग अलग है. वे कितने मॉक अटेम्प्ट करने चाहिए? कोई कहता है कि बहुत से मॉक लगाओ या आखिरी में मॉक ही लगाओ, कोई कहता नहीं 10-15 सफिशिएंट है. तो आपका क्या मानना है, आपने कितने मॉक लगाए थे? सर, जैसे आपने कन्फ्यूजन की बात कही, मुझे लगता है कन्फ्यूजन तो मुझे आज तक है कि क्योंकि ऐसा रहता है कि आज हम सेलेक्ट हो गए तो वी आर एबल टू स्पीक और पीपल आर रेडी टू लिसन, लेकिन अगर नहीं हुआ होता तो हम फिर भी कन्फ्यूज ही रहते हैं कि कितने मॉक्स करें सच में. तो ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि मॉक्स कितने करने हैं. मैं अलग अलग बात करूँगी. जैसे प्रीलिम्स के केस में क्या रहता था कि मैं लास्ट 2 months में मैं आई यूज टू गिव मॉक्स डेली. तो जब मैं मॉक्स डेली देती थी तो उस टाइम पे यू कैन इमेजिन कि इट वुड गो समवेयर अराउंड 50 to 60. बीच में कभी ऐसा रहता था कि 1-2 दिन छूट गया. उस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि जो पिछला मॉक दिया है उसका एनालिसिस ढंग से नहीं हो पाया, तो वो करती थी. तो प्रीलिम्स में कुछ लोगों को 25-30 भी सफिशिएंट लगता है, बट उतना तो मेरा फिर पास्ट ईयर पेपर का ही हो गया था. फिर उसके बाद 30+ मैंने आई गिव वो जो कोचिंग वाले मॉक्स होते हैं. और मेंस में मैंने मेंस के ऐसे जो आंसर्स थे वो तो मैं डेली लिखती थी, कुछ जैसे 4-5 डेली लिखती थी विद इन अ टाइम पीरियड. और फिर जो कोचिंग्स वाले लिए थे तो वो जैसे मैं परचेज़ किए थे तो वो 15-16 का सेट था. और फिर ऑप्शनल के लिए मैंने 10 मॉक्स लगाए थे. ज्योग्राफी जो ऑप्शनल था मेरा, और जो जीएस के मॉक्स थे उसमें मैंने 8 to 10 दिए मुझसे. उसमें अगला डूज क्या है? So the next dose is do an integrated preparation both for mains as well as prelims. तो वो प्रिपरेशन को सेपरेट नहीं करना है, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो पहले सोचते हैं कि चलो एक बार प्रीलिम्स कर लो, मेंस के बाद में सोचेंगे. प्रीलिम्स तो निकले पहले. हाँ.
तो ये रहता है। तो फिर इसकी एक इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होनी चाहिए। जैसे क्या करना है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आप पहले मेंस का सोच के पढ़िए कि ये पॉइंट्स हो सकता है, लेकिन उसी बीच में ना आपको कुछ कुछ प्रीलिम्स के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि जो भी स्टैटिक है या फिर कुछ भी याद करने वाला है तो उसको याद कीजिए, और उसको अलग से मे बी यू कैन प्रिपेयर नोट्स फॉर प्रीलिम्स उसी टाइम पे जो हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, अगर हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो ईयर जो हो रहा है और हु वर द लीडर्स एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर मोमेंट, ऐसे करके तो ये प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, तो ये ऐसे साथ कर सकते हैं। और फिर जब प्रीलिम्स का टाइम आ रहा है तो उस टाइम पे तो फिर डेडिकेटेडली आप प्रीलिम्स को ही दे सकते अच्छा, प्रीलिम्स के पहले कितने महीने पहले डेडिकेट करना चाहिए अपने आप को प्रीलिम्स के लिए? I think that depends on how your preparation is going. But in my case, I used to start for last 2 months. तो last 2 months में मैं डेडिकेटेडली प्रिपेयर करती थी प्रीलिम्स के लिए, और उस टाइम पे फिर थोड़ा बहुत ऑप्शनल भी छोड़ देती थी, या फिर कुछ ऐसा जो ऑप्शनल का प्रीलिम्स में हेल्प कर सकता है वो पढ़ती थी। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि स्मार्ट लर्निंग करनी है बहुत ज़्यादा। कुछ लोग होते हैं दे ट्राई टू कवर एवरीथिंग, यू नो, तो इट्स लाइक यू विल हैव टू प्रायोरिटाइज योर कंटेंट फर्स्ट। जैसे कि अगर मैं पॉलिटी में बात करूँ तो नॉट एवरी सब्जेक्ट और नॉट एवरी चैप्टर रिक्वायर्स दैट फ्रीक्वेंट रिविजन। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखिए जो बार बार यू नो यूपीएससी पूछ रहा है, उसका फोकस क्या है, तो उसको प्रायोरिटाइज कीजिए और उस हिसाब से अपनी लर्निंग रखिए। हाँ, ओके, सो स्मार्ट स्टडी इसी को कहते हैं कि कम चीज़ें पढ़नी है, कम चीज़ें पढ़नी है। स्मार्ट स्टडी। हाँ, और भी जैसे हो सकता है कि जैसे मैंने बोला कि कुछ टॉपिक्स है ना, तो जैसे कि मिडिवल हो गया या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, यूपीएससी का इन पे ज़्यादा फोकस नहीं है, तो हमको भी इस पर कोई ज़्यादा टाइम दे के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो उसमें क्या करना है, अगर आपको बहुत ही स्मार्टली पढ़ना है तो आप क्या कीजिए, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, यू डोंट नीड टू गो इनटू डिटेलिंग कि अरे यार क्या रीज़न थे ये वो, तो आप क्या कीजिए 4-5 रीजन्स याद कीजिए, 4-5 वे फॉरवर्ड, मतलब सॉरी कि आउटकम क्या क्या रहे हैं, तो वो देख लीजिए। तो ऐसे कर सकते हैं। उसके अलावा स्मार्ट लर्निंग ये भी हो सकती है कि आप गूगल का कितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, रेदर देन गोइंग फॉर बुक्स और उस पर एक एक लाइन पढ़ने की जगह डायरेक्टली सर्च कीजिए कि ये टॉपिक पर्टिकुलरली, या मुझे आई वॉन्ट अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल फ्रॉम दिस टॉपिक, तो डायरेक्टली ऐसे मिल जाता है। डोंट हैव टू गो बिहाइंड एवरी बुक एंड लाइन जो लिखा है। तो या नहीं तो ठीक है, तो बहुत ही जनरल, मतलब बहुत ही अच्छा एक पॉइंट है। लेकिन इसमें भी एक पॉइंट बहुत ज़्यादा कहना है कि क्रिटिकल है। क्रिटिकल ये है इस पॉइंट में कि जैसा आपने बताया कि आप गूगल का हेल्प ले सकते हैं, बट मेरा क्वेश्चन यहाँ पे कि आपने किस सब्जेक्ट में गूगल की हेल्प ली थी, आपका क्या फोकस था? तो मुझे लगता है कि GS 2 और 3 बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है, और उसमें मैंने बहुत ज़्यादा गूगल की हेल्प ली है। 2 और 3 में जो मैंने इकोनॉमी और पॉलिटी है वही मैंने सिर्फ बुक से पढ़ा है। उसके अलावा अगर आप मुझसे गवर्नेंस का पार्ट भी पूछेंगे तो SHGs या फिर NGOs, ये सब जो है ना, सिविल सोसाइटीज़, ये इनके एग्जाम्पल्स भी मैंने गूगल से लिए हैं कि आई वांट अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल विच SHGs हैव परफॉर्म्ड बेटर, या फिर अल्कोहलिज्म के उसमें किस SHG ने काम किया है। फिर उसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी में भी अगर डेटा चाहिए किसी का भी टेररिज्म से रिलेटेड या फिर मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, तो आई यूज टू टेक फ्रॉम गूगल और फिर वहीं से ही सर्च करती थी उनको। बहुत ही अच्छा पॉइंट हुआ जो बच्चों को काफ़ी हेल्प करेगा। हाँ, तो ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट विल बी कि जितना हो सके उतना ज़्यादा डिस्कशन रखिए। डिस्कशन जो होता है ना, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। डिस्कशंस डज नॉट ओनली रिक्वायर कि देर आर 2 people हु आर डिस्कसिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक, बट आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर या फिर करंट अफेयर्स या फिर टीवी के, जैसे सनसेट टीवी के डिस्कशंस आते हैं, अगर आप उनको सुन लेंगे ना, वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में रह जाता है। और ये ऐसा रहता है कि ये बहुत ज़्यादा ईजी रहता है याद करने के लिए। जैसे आप कभी चल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ईयरफोन्स लगा के आप सुन लीजिए सनसेट टीवी की डिबेट या फिर ऑल इंडिया रेडियो का, अपने माइंड में है, एक स्टोरी चली जाती है। उससे क्या होता है कि वो लिखने में शायद हेल्प ना करे, पर अंडरस्टैंडिंग में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करने लगता है। मैम, एक और चीज़, एक शायद प्रधानमंत्री को लेकर सीरीज बनी है, तो वो आपने देखी क्या? कोई जर्नलिस्ट स्टूडेंट बोलते हैं अगर आपको PM से रिलेटेड कुछ प्रिपेयर करना है तो वो सीरीज देख लोगे तो सारा समझ आ जाएगा, और इवन हिस्ट्री भी समझ आ जाएगी।
नो नो नो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी सच सीरीज। लेकिन मुझे लगता है हाँ, सीरीज अगर आप फॉलो करना चाहो ना तो दैट गिव्स यू पर्टिकुलर डायरेक्शन की कैसे करना है। जैसे मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज देखी थी, इससे याद आया, तो कॉन्स्टिट्यूशन का उससे मुझे ऐसा था कि एक स्टोरी समझ आ गई है, तो कुछ चीज़ें तो मैं कभी नहीं भूल सकती कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि कुछ स्टैटिक पॉइंट्स जो है, क्योंकि वो इतने बार रिपीट हो चुका है उन सीरीज में, और मैं भी नाम भी बहुत बार। हाँ, तो स्मार्ट भी होना जरूरी है। हाँ, अगर स्मार्ट नहीं होगा तो आप सीरीज ही देखते चले सीरीज हमको फोकस करना है कि नहीं यार हमारे सिलेबस के लिए क्या इंपॉर्टेंट क्या इंपॉर्टेंट है। हमारे सिलेबस में क्वेश्चन है, अगर सिलेबस में है तो इस पॉइंट से इस सीरीज में हम उतना ही फोकस करना हाँ, पूरी सीरीज में टाइम देते हैं। यहाँ पे स्मार्ट लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्मार्ट लर्निंग का ये भी है कि ये नहीं कि आपको पूरा वीडियो देखते रहना है। इसमें क्या है, बीच बीच में अगर आपको लग रहा है ये आपके मतलब का नहीं है तो उसको 2x में बढ़ा के देख लीजिए, आगे ले जाइए उसको, उतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सो अगला पॉइंट मेरा डूज में ये रहेगा कि फाइंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो उसमें क्या है कि अगेन एज आई सेड कि मुझे लगता है कि मेंस में, जैसे मेंस जो होता है वही आपको आखिर में रैंक दिलाता है, तो उसमें क्या है कि आपको आप आइडेंटिफाई करना है अपने स्ट्रॉन्ग रीजन्स क्या क्या हैं। जैसे कि अगर मुझे लगता है कि 4 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे तो आपका रैंक तो एटलीस्ट फाइनल हो जाएगा, जैसे कि एसे, एथिक्स, इंटरव्यू और ऑप्शनल। मुझे लगता है अगर आप इन चारों में ना किसी में भी 160 प्लस स्कोर कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे चांसेस मिल जाते हैं। फिर उसके बाद आपको कोई और सब्जेक्ट इतना ज़्यादा डुबा नहीं सकता है। तो मैं ये चाहूँगी कि जो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं इन चारों में से मतलब हो सके तो चारों को ही अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया बना लें। अच्छा, मेंस में एक शॉर्ट एनालिसिस हो गया। हाँ, इसमें एक शॉर्ट मतलब अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी ये सब लेके चले। में हमारी स्ट्रेंथ है मेंस में कि नहीं भाई ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, हाँ, तो हमने इस पे फोकस किया। फिर जो टॉपिक नहीं है या चैलेंजेस आ सकते हैं उनको हमने माइंड में रखा है, इग्नोर नहीं किया है, वो हमने उसको लेकर ही मेंस को सेट किया है। बहुत अच्छी बात है इसमें, तो काफ़ी अच्छा पॉइंट है। ये कई जगह बच्चों को मिलता भी नहीं कि भाई ऐसे डिस्कशन हो सकता है, किन चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं। और ये भी है कि ना आपको अगर कोई आपकी वीकनेस है तो उसको अवॉइड नहीं करना है, उसको पहले आपको नॉर्मल तो बनाना है। ये नहीं होना चाहिए कि वो आपको बहुत डुबा दे, ऐसा होना चाहिए कि आपका सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए, कि जितना सब परफॉर्म कर रहे हैं, जितना सब स्कोर कर रहे हैं उतना तो एटलीस्ट आपको भी स्कोर करना है। लेकिन अगर आपको उनसे अलग से स्टैंड करना है तो उसके लिए फिर आपके इन चारों में से कोई ना कोई एक एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ऐसा मेरा मानना है कि अगर आप अपनी वीकनेस को अपने माइंड में रख रहे हो तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हो गए तब। क्योंकि अगर आप अपनी वीकनेस को इग्नोर कर रहे हो तो आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, एक अनजाना डर आपको लगेगा होगा। हाँ। लेकिन हमें मालूम है ये हमारा सेगमेंट है, ये हमारी वीकनेस है, हमने उसके बदले में अपने एक स्ट्रेंथ बना रखी है, तो हम कॉन्फिडेंट हैं। जैसे कि मैंने टॉपर्स में हमेशा देखा है, ये कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा कारण अपने वीकनेस को अपने माइंड में रखना है, इग्नोर ना सही कह रहा हूं। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। बच्चे इनको ध्यान भी देना चाहिए बच्चों को कि भाई अपनी वीकनेस को इग्नोर नहीं करना, यू हैव टू फोकस, लाइक टू माइंड में रखो, और जो वीकनेस है उसको आप कहीं ना कहीं आप अपनी स्ट्रेंथ में पहने की बदलने के लिए तो इससे आपको फोकस करना पड़ेगा। बहुत अच्छा पॉइंट है मैम, अगले पॉइंट पे डिस्कस करें। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि अभी ये सब प्रिपरेशन के बीच में स्टूडेंट्स का फ्रस्ट्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, तो मुझे लगता है कि उस केस में यू डोंट हैव टू प्रिपेयर आइसोलेटिंग योरसेल्फ। तो मुझे लगता है एवरी एस्पिरेंट और कैंडिडेट शुड बी इन टच विद देयर फ्रेंड्स, और जो भी उनका सपोर्ट सिस्टम है या फिर फैमिली, तो उनके साथ टच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इस टाइम पे स्ट्रेंथ्स जो आपको सपोर्ट करें लोग, उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सपोर्ट बहुत मिलता है, बहुत ज़्यादा बहुत जरूरी है। मतलब अभी रिसेंट मैंने बहुत सी जगह पे रिसर्च देखा, मैं एथिक्स पढ़ाता भी हूँ जनरल, तो मैंने ये देखा कि जो बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास में रहे हैं, मॉरली बहुत ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है वो, उसके साथ में ये हेल्प भी करता है। और साथ में अगर आप फ्रेंड्स के साथ मैंने टच में हैं, कभी आपको लगता है आप डिप्रेस होते हैं, एंजाइटी होती है, कुछ भी एक चैलेंजेस आते हैं, काफ़ी हेल्प करता है वो। सो मॉरल सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के अलावा जो मेरा एक और नेक्स्ट डू होगा तो वो यही है कि हम क्या करते हैं इन सब बीच में, हमें लगता है कि यूपीएससी प्रिपरेशन जो है ये चाहता है कि हम पढ़ते रहें, बट इन चीज़ों में हमको फिज़िकल एक्सरसाइज या फिर हॉबीज़ जो हमको परफॉर्म करनी होती है वो भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा रहता है कि फटीगनेस इतनी ज़्यादा आ जाती है इस एग्ज़ाम से, और जो जर्नी होती है ना वो कंटिन्यूस 2-3 साल चल जाती है कितने बार, तो उस केस में अपने आप को सस्टेन करने के लिए इस जर्नी में फिजिकल एक्सरसाइजेस, जैसे वो आपके एथिक्स में चैप्टर ना सेल्फ मोटिवेशन, वो सारी चीजें हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ये भी है कि नॉर्मली लोग ये मानते हैं, बहुत से जो मतलब उसके साथ जो मैं मिला, तो नॉर्मली क्या कहते हैं कि अगर आप किसी टॉपिक को लेकर या आंसर नहीं आ रहे, थॉट नहीं आ रहे, हमने रनिंग कर ली, जॉगिंग कर ली, कुछ ऐसा कर लिया, तो ये हेल्प तो करती है काफी कुछ। तो आपने क्या मतलब बेसिकली
फोकस किया था जब ऐसा सिचुएशन आपके साथ होता था? तो मेरी जैसी मैं फिज़िकल एक्सरसाइज या फिर हॉबीज़ में, जैसे मैंने कहा, तो मुझे हॉबीज़ में डांसिंग या सिंगिंग पसंद था। डांसिंग उतना ज़्यादा नहीं हो पाता, तो मैं कभी कभी सिंगिंग कर लेती थी अपने से। तो ऐसा नहीं कि थॉट्स हिट कर जाते थे, पर ऐसा होता था कि थोड़ी सी टेंशन जो होती थी वो रिलीव हो जाती थी, ऐसे कि उस बात को भूल गए आप जिस बात के लिए स्ट्रेस्ड है या फिर वरीड है, फिर वो एक दोबारा से स्टार्ट करने में हेल्प करता है, नई शुरुआत मिल जाती है। एक्जैक्टली। ओके, एक चीज और मैम, जो पावर नैप होते हैं हाँ। वो कितने इम्पोर्टेंट लगते हैं? अरे कि डे में एक पावर नैप हो जाता है तो मुझे लगता है कि फिर से एक नई सुबह हो गई। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और मैं तो अपने आप को तब तक पुश करती थी जब तक मैं गिर नहीं जाती थी पढ़ते पढ़ते। तो मैं लाइब्रेरी जाती थी, और उस टाइम पे ऐसा होता था कि अचानक से बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो जब एक ऐसा होता है ना कि मैं इतना भी टाइम वेस्ट नहीं करती थी कि मैं सो रही हूँ तो मुझे नींद का वेट करना है। वो तो टाइम वेस्ट लगता है कि 15-20 मिनट नींद आने में लगे। तो जब तक मेरी हालत ऐसी नहीं जाती थी कि मैं पढ़ते पढ़ते गिर ही गई हूँ, तब तक मैं पढ़ती थी, और वो बहुत इफेक्टिव रहती है। उसके बाद की जो नैप आती है 10-15 मिनट्स की, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, रिफ्रेशमेंट की तरह काम करता है। तो डूज तो खत्म। डूज तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया काफी कुछ, और अब सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों को अब ये जानना चाहिए कि डोप की जनरली ज्यादा इम्पोर्टेंट है। भाई क्या कर रहे हो वो तो ठीक है, वो तो कई लोग बता देंगे, लेकिन जब आप एक टॉपर से जानोगे क्या नहीं करना है, वो आपको कहीं ना कहीं एक फालतू का टाइम वेस्ट हो रहा है आपका, या आपका एक गैप आ रहा है, डिस्ट्रेस हो रही है, इनसे बहुत बचाएगा। तो मैम प्लीज बताएं कि आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं कि डोंट्स क्या होना? So the very first don'ts, in my opinion, would be कि why you are preparing for UPSC. तो do not prepare under any pressure कि पेरेंट्स ने बोल दिया कि हमारा बेटा या बेटी IAS बनेगी तो हम इसलिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर फ्रेंड्स के प्रेशर में आ गए कि अरे मेरे फ्रेंड ने क्लियर कर लिया। तो think about your own interest, whether you can sustain this journey, or even if you get selected, उसके बाद भी क्या you wanna pursue your passion in a similar way जैसे पहले करते हैं। तो पहला would be ये कि इंटरेस्ट को देखो, और do not get pressurized कि ये सब prepare करना है। लंबे सफर में आप में आके तैयारी नहीं कर सकते। आपका अपना सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, तभी होगा जब ये आपका सपना है। हाँ सही तरह है। हाँ। सेकंड मैम क्या? एंड सेकंड विल बी डू नॉट रीड एवरीथिंग अंडर द स्काई, क्योंकि बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स, और क्योंकि यूपीएससी जो है एक मिथ बना हुआ है कि इसमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसके सिलेबस बहुत वास्ट है, और लोगों को लगता है कि हर एरिया से आ रहा है, क्योंकि मेडिकल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिलोसफी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन यूपीएससी का एक सेट पैटर्न है, सिलेबस है, तो स्टिक टू इट। और कुछ ऐसा नहीं कि इसने इस टॉपर ने बोल दिया ये वाली बुक पढ़ो, वो वाली बुक पढ़ो, तो ऐसा नहीं करना है। तो डू नॉट ट्राई टू कवर एवरीथिंग। तो बेसिक अपना सिलेबस देखो आप, और सारी चीजें देखकर, और अपने एक सोर्स और सिंगल सोर्स पे फोकस करो, मुझे लगता है कि वो भी सही है। हाँ, देन और साथ में जो गूगल पे स्मार्ट लर्निंग है वो आप करते रहो। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी, अब स्पेक्ट्रम में विमेन को लेकर बहुत सारे लॉज हैं, या फिर आप देखे होंगे सती को लेकर भी कई बार और जनरल यूपीएस के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए, तो उसको लेकर आप थोड़ा सा जो लॉ है या अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है, थोड़ा उसको आप गूगल करो। ये काफी अच्छा आपको प्रिपेयर कराएगा, आपके नोट्स भी काफी अच्छे बनेंगे। इसके भी तो सही बात है, इस पे तो हमें फोकस करना चाहिए बच्चों को, और ये डोंट तो आपको भी ध्यान देना है कि इसको कहीं ना कहीं ध्यान देना है। So the last don'ts will be do not study continuously, क्योंकि बहुत बड़ा myth है यूपीएससी के लिए कि 17-18 घंटे पढ़ना पड़ता है, तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं है। माय केस ओनली आई हैव स्टडीड फॉर 7 to 8 hours ओनली, वो है कि उसमें दिन निकल जाता था क्योंकि बहुत सारे काम भी करने रहते थे, तो ब्रेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी नहीं सोचना है कि मैंने बहुत कम पढ़ा है, या फिर यूपीएससी एस्पिरेंट्स को 15-16 घंटे पढ़ना पड़ता है, प्रेशर में आके जबरदस्ती बैठ रहे हैं। हाँ, तो जब तक आपकी बॉडी आपको सपोर्ट कर रही है, हेल्थ सपोर्ट कर रही है, उतना ही पढ़िए। और
मेक श्योर कि जितना आप पढ़ रहे हो वो टाइम में आप बहुत इफेक्टिवली पढ़ो। मैं तो स्टूडेंट से ये बोलता भी हूँ कि जब आप तैयारी कर रहे हो बैठो, टॉपिक को कंप्लीट करो, टाइम मैटर नहीं करता, उसके बीच में काम आएगा तुम उठोगे, लेकिन वो टॉपिक कंप्लीट करो। कोई ऐसा मत सेट लेकर चलो कि 15 घंटे पढ़ने हैं, 12 घंटे पढ़ना है। मैं तो कहता हूँ अपना 100% देना, जितनी देर भी पढ़ रहे हो आप पूरा का पूरा अपना 100% देकर ही पढ़ो, वो ज़्यादा आउटपुट निकलेगा। क्योंकि ऐसा कई बच्चे करते भी हैं कि जब वो, मैंने देखा भी है कि कम टाइम भी पढ़ रहे हैं लेकिन अगर पूरा मन लगा के पढ़ रहे हैं तो बहुत आउटपुट निकल रहा है। तो आवर्स मैटर नहीं करते, क्वालिटी मैटर करती है। तो बहुत ही सही है कि बहुत ज़्यादा आप माइंड में नहीं लेके चलना है कि 15 घंटे आप पढ़ रहे हो, 15 घंटे पे फोकस कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो पूरा 100% दो, टॉपिक उठाओ, कंप्लीट करो और अच्छे से करो, बस ये मैटर करेगा ज़्यादा। कुछ कैंडिडेट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ऐसे बुक्स खुली होती हैं और हर 5-10 मिनट में कोई शॉर्ट्स या रील्स तो वो बहुत इफेक्टिव नहीं है। क्योंकि आपको ऐसा है कि एक बार पढ़ने बैठे तो एटलीस्ट 1 घंटा तो कंटिन्यूस पढ़ो, भले उसके बाद आप ब्रेक्स ले लो, फिर वो सिटिंग आवर्स जो है ना वो भी बढ़ने लगते हैं प्रैक्टिस के साथ साथ, तो तब यू कैन गो फॉर लॉन्गर सिटिंग्स। और भी ऐसा है कि वो फिर बहुत इफेक्टिव होने लगेगा। यस 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 यस। सो फ्रेंड्स, फाइनली आपने देखा कि मैम ने डिटेल में डिस्कस किया कि किस तरीके से आप डू एंड डोंट्स को लेकर चल सकते हैं सिविल सर्विस प्रिपरेशन में। सो आई होप कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसमें बन गई होगी। साथ ही साथ सर ने भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पुट अप किए सो दैट कि एक अच्छे तरीके से जो डिस्कशन है वो आप तक जाए। सो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।